350 वर्ष पूर्ण होने और भारत के अमृत काल में हमारे प्रवेश विषय पर केंद्रित इस व्याख्यान में स्वदेश ग्वालियर समूह आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अब हम इस समारोह को विधिवत रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं स्वदेश समूह के प्रबंध संचालक श्री यशवर्धन जी जैन एवं समूह संपादक श्री अतुल तारे जी से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अनिल जी ओक एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद ग्वालियर श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर लेकर के आएं। मैं आदरणीय यशवर्धन जी और अतुल जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी हमारे मुख्य वक्ता और अध्यक्ष जी के साथ आसन ग्रहण करें। मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि माँ सरस्वती के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ इस समारोह की विधिवत शुरुआत करें।
भावप्रण और कर्णप्रिय सरस्वती वंदना श्रीमती प्रतीक्षा तांबे और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत की गई। इस के बाद में हमारे मंचासीन अतिथियों के औपचारिक स्वागत के लिए सबसे पहले स्वदेश समूह के प्रबंध संचालक आदरणीय यशवर्धन जैन जी और श्री प्रांशु सेजवलकर जी, सम्माननीय संचालक, आप दोनों से आग्रह है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ओक जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके एवं स्वदेश की ओर से जो मधुर स्मृतियाँ चिन्ह हैं वह भेंट कर आप उनका स्वागत करें। श्री यशवर्धन जैन जी एवं श्री विवेक जी श्री प्रांशु जी सेजवलकर। श्री अतुल तारे जी से भी आग्रह है कि इस स्वागत की प्रक्रिया में आप भी सहभागी बने। स्वदेश के संचालक आदरणीय महेंद्र अग्रवाल जी एवं श्री अजय बंसल जी से आग्रह है कि वे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ग्वालियर के सांसद आदरणीय श्री विवेक जी सेजवलकर का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। ये विमर्श की श्रृंखला जब सतना से आरंभ हुई थी तब अतुल तारे जी इस विषय को अंतिम रूप से निर्धारित कर रहे थे कि ये विषय हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष एवं भारत का अमृतकाल होना चाहिए। जब इससे जुड़े आमंत्रण लोगों तक पहुँचे तो कईयों ने प्रति प्रश्न के साथ इस सवाल को उठाया कि ये विषय क्या है और ये विषय सामयिक किस अर्थ में है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर जो कि स्वदेश की एक मेन रीढ़ है और ये संयोग जैसे कि 350 साल का संयोग हिंदवी स्वराज का और अमृतकाल में हमारे देश का जाना, उसी के साथ एक तीसरा संयोग भी इसमें जुड़ा है। आज G20 का दिल्ली में आयोजन है समिट का और पूरी दुनिया भारत के वैभव को देख रही है। ये भारत के स्व की ओर बढ़ते हुए कदम हैं और प्रधानमंत्री जी ने पिछले लाल किले को जब एड्रेस किया था तो उन्होंने एक संकल्पना दोहराई थी, प्रतिज्ञा का आह्वान किया था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा और उसी विरासत जो 5 संकल्प हैं उन विरासत पर गर्व करना और सामूहिक कर्तव्य पालन, उसी श्रृंखला को स्वदेश अपनी भूमिका कहाँ तय करता है और किस तरीके से निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यक्रम के औचित्य, इस कार्यक्रम की सामयिकता और स्वदेश की ओर से भाव के साथ में स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वदेश के समूह संपादक श्री अतुल तारे जी को कि वे आएँ और इस सदन को संबोधित करें। नमस्कार। हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष एवं भारत का अमृतकाल, इस विषय पर स्वदेश के इस गरिमामयी आयोजन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस आयोजन में हमें जिन मूर्धन्य विचारक एवं ओजस्वी वक्ता का उद्बोधन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वे हम सबके सुपरिचित ही हैं एवं ग्वालियर की धरती पर जानता राजा का साकार रूप से मंचन कराना एवं मराठा पराक्रम का जो एक अनुपम उदाहरण है, तो मैराथन दौड़ को पावन खिंड दौड़ कैसे बनाई जाती है
और एक नया नैरेटिव जिन्होंने देश में स्थापित किया, ऐसे आदरणीय अनिल जी ओक आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख होने के नाते हम सबको उनकी देशव्यापी व्यस्तता का अनुमान है, परंतु बावजूद इसके हमारे छोटे से निमंत्रण पर आप हमारे बीच पधारे। मैं आपका स्वदेश परिवार के एक कार्यकर्ता के नाते संपूर्ण स्वदेश परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय राजनीति में जब भी प्रामाणिकता, शुचिता और सादगी इसकी चर्चा होती है या होगी, तो एक नाम अक्सर उस व्यक्तित्व का सामने आता है। सौभाग्य से वे ग्वालियर के सांसद हैं, हमारे परिवार के ही हैं। आदरणीय विवेक जी शेजवलकर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी भावपूर्ण स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम की आयोजन और संकल्पना के पीछे जिनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता है और जो हमारे पीछे खड़े रहते हैं, ऐसे आदरणीय प्रबंध संचालक जी यशवर्धन जी जैन मंचस्थ हैं। मैं स्वदेश के हमारे मुखिया ही हैं, पर मैं उनका भी भावपूर्ण स्वागत करता हूँ। आज इस आयोजन में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को भी उपस्थित होना था, परंतु हम जानते हैं कि एक व्यस्तता के चलते वे हमारे बीच आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और लेकिन उनकी मानस उपस्थिति, उनकी बातचीत से ही लग रहा था कि वे स्वयं भी चाह रहे थे, पर वे नहीं आ पाए। हम उनकी मानस उपस्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं एवं उनका भी स्वागत करते हैं। आज जब मैं इस सदन की ओर देखता हूँ तो मुझे सच में तो ये लगता ही है कि मैं एक एक को नाम से संबोधित करूं, क्योंकि जब जब स्वदेश परिवार की बात होती है तो मुझे ये बात हमेशा अनुभव होती है कि स्वदेश परिवार उनसे परिलक्षित सिर्फ नहीं होता जो स्वदेश के हम जैसे नियमित कार्यकर्ता हैं। वास्तव में स्वदेश परिवार वो सब है जो मेरे सामने हैं, और वो सब भी हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए हैं या जो अन्यत्र अपनी व्यस्तताओं में भी हो सकते हैं, लेकिन स्वदेश का स्पंदन उनके हृदय में हमेशा हम अनुभूत करते हैं। मैं आज उन सबको भी इस आयोजन के माध्यम से अपना नमन प्रेषित करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे बीच अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्रीधर जी, हम सब जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत के प्रांत कार्य आदरणीय यशवंत जी, और मैं एक बार पुनः आप सभी को, क्योंकि मैं चाहता हूं सभी का नाम लेकर संबोधित करूं, पर यह समय की मर्यादा है और हमें आदरणीय अनिल जी को सुनना है, तो मैं एक बार पुनः आप सभी को नमन प्रेषित करता हूं। जैसा कि आदरणीय संचालक जी अजय जी ने कहा कि वास्तव में मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है और 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे समय में हिंदवी स्वराज और शिवाजी का स्मरण, क्योंकि इस समय सारे अखबार के समूह या तो टॉक शो कर रहे हैं या आमने सामने कर रहे हैं, या सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बिठालकर अपनी अपनी बात, आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन ऐसे समय में इस राजनीतिक वातावरण में शिवाजी की चर्चा, हिंदवी स्वराज के अवधारणा पर बात करना कहाँ तक प्रासंगिक है, यह प्रश्न हमको जब जब हमने निमंत्रण, क्योंकि ये सतना से शुरुआत हुई, फिर बाद में हमने इसको गुना में आयोजित किया, यह बार बार आया। और अब जब हम ग्वालियर में हैं तो लगभग एक तरफ जन आशीर्वाद यात्राएं, कहीं जन आक्रोश यात्राओं की गूंज है, तो उस बीच शिवाजी पर स्मरण क्यों, यह प्रश्न था। लेकिन जैसा कि स्वदेश एक वैचारिक अधिष्ठान है, तो यह वास्तव में आज के समय प्रासंगिक था, इसीलिए हमने आयोजन किया। मुझे याद आता है पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक गीत है, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह कार्यवाह माननीय मनमोहन जी इसमें एक बात और जोड़ते हैं कि भारत को भारत रहना चाहिए। और हम सब देखते हैं कि आज जैसे ही भारत को भारत कहने का आग्रह और स्वर मुखरित हुए, इंडिया के पेट में मरोड़ उठने लगी, और यही इस आयोजन की प्रासंगिकता है। और इसीलिए आज जब हम भारत के अमृत काल की चर्चा करते हैं, और हम जब शिवाजी के विषय पर निश्चित रूप से जब मंचस्थ अनिल जी हों तो ज़्यादा कहने का
मैं साहस भी नहीं करूँगा। परंतु हम सब जानते हैं कि हमने भारतीय इतिहास में जो पढ़ा, अकबर के नवरत्नों की चर्चा तो होती है, लेकिन शिवाजी के अष्टप्रधान को शायद हम भूल चुके हैं। और इसीलिए आज यह आवश्यक है कि शिवाजी ने वास्तव में राज्य तो जिसको हिंदवी स्वराज कहा जाता है, और वो भी महाराष्ट्र के बहुत एक सीमित हिस्से में, लेकिन उसका जो अखिल भारतीय स्वरूप और उसकी जो व्याप्ति थी, उसका जो प्रभाव था, और मात्र 6 वर्ष के शासन के पश्चात आने वाले 100-125 साल तक जिस प्रकार विदेशी आक्रांताओं से शिवाजी के देहावसान के पश्चात भी पेशवा और उनके प्रतिनिधियों ने संघर्ष किया, वो हमको आज इस पुण्य काल में आवश्यक स्मरण करना चाहिए। इजराइल के राष्ट्रपति, पुरानी बात है, एक बार भारत आए थे, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके देश की जनसंख्या कितनी है, तो उन्होंने कोई एक नंबर बताया, तो उन्होंने फिर रिपीट किया, मैं जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, मैं सैनिकों की पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जितने सैनिक हैं उतनी ही जनसंख्या है। तो यह शिवाजी का हिंदवी स्वराज था कि जितने जो लोग सैनिक थे, या जो सैनिक जिसको हम सामरिक कहते हैं, जो जिस मोर्चे पर है उन्होंने वो काम किया। और शिवाजी का जो नवाचार थे, चाहे उनकी अर्थनीति हो, विदेश नीति हो, सामरिक नीति हो, धर्म नीति हो, इन सब पर जो 6 वर्षों में उन्होंने बुनियाद डाली, वह सब वास्तव में आने वाले समय में, आज जब हम भारत के अमृतकाल की चर्चा करते हैं और आज G20 में जो भारत की धमक देख रही है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि सन 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो यह इनका पारायण, इनका पुनर्स्मरण, क्योंकि वही एक मंत्र है, वही वो सूत्र हैं जिनके आधार पर हम भारत को भारत सही अर्थों में बना सकते हैं। इसलिए स्वदेश ने इस चुनावी समर में इस वैचारिक अधिष्ठान को सतत जारी रखने का प्रयास किया। हमारा प्रयास और भी है कि आने वाले समय में इसे अपने स्वदेश के सभी संस्करणों में, क्योंकि यहाँ स्वदेश का परिवार है, तो मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूँगा कि वास्तव में स्वदेश को जो ताकत है, स्वदेश की जो शक्ति है, निश्चित रूप से आप सब हैं, ग्वालियर है। लेकिन आज ग्वालियर के साथ साथ स्वदेश मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में 12 समूह का एक बड़ा संस्करण है, उसका एक समूह है। और हमारा प्रयास इस वैचारिक अधिष्ठान को अपने संस्करण केंद्रों तक, जिला केंद्रों तक ले जाना है, क्योंकि भारत की चेतना को जागने का समय आ गया है और स्वदेश उस यज्ञ में, उस संविधा में अपनी आहुति। निश्चित तौर पर ये सदन अगले 1 घंटे में शिवाजी के जीवन चरित्र को बहुत नज़दीक से महसूस करने वाला है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संगीत के क्षेत्र का ग्वालियर के प्रमुख स्तंभों में एक आदरणीय पीयूष तांबे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे एक पोवाड़ा शैली में प्रस्तुति हमारे समक्ष करेंगे। मूल रूप से ये मराठी शैली में लिखा और गाया जाने वाला है, लेकिन एक खास बात यह है कि पीयूष जी और उनकी धर्मपत्नी प्रतीक्षा जी ने इसे हम हिंदी भाषियों के लिए भी सुबोध बना करके प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। पखावज पर उनका साथ दे रहे हैं श्रीकांत भट्ट, कीबोर्ड पर मुनेंद्र परिहार और तबला पर श्री अविनाश राजावत। तो मैं आप सब आमंत्रित करता हूँ कि इसको अपना आशीष प्रदान करें। पहला
दूसरा वंदन हाथ जोड़ कर, दूसरा वंदन हाथ जोड़ कर छत्रपति शिवराय को लड़कर जुल्मों से जिसने था बचाया हिंदू स्वराज्य को, बचाया हिंदू स्वराज्य को, बचाया हिंदू स्वराज्य को। जी जी रे जी जी, 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 जी जी हो जी जी, जी जी रे जी जी, जी जी रे जी जी, जी जी हो जी जी। हे 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 हा। मंगलमय अरुणा बहुशा ने फैलाया जब थे जी, शिवनेरी से शिवा के जन्म का फैला पावन संदेश जी। मंगलमय अरुणा भूषा ने फैलाया जब थे जी, शिवनेरी से शिवा के जन्म का फैला पावन संदेश जी। माँ जीजाबाई ने दुष्टों का सर्वनाश करने हेतु महाराष्ट्र को जगाया, दुष्टों का संहार किया। गो ब्राह्मण पर हाथ उठे तो मिली रक्त की धार, उठे तो मिली रक्त की धार जी 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 जी, उठे तो मिली रक्त की धार जी 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 जी, उठे तो मिली रक्त की धार जी 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 जी, उठे तो मिली रक्त की धार जी 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 जी। टूटे परवशता के बंधन हो गए मुक्त दुर्ग के द्वार, हो गए मुक्त दुर्ग के द्वार, हो गए मुक्त दुर्ग के द्वार जी 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 जी, हो गए मुक्त दुर्ग के द्वार जी 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 जी, हो गए मुक्त दुर्ग के द्वार जी 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 जी। युगों युगों तक अमर रहेगी वीर शिवा की गाथाएं जी, धैर्य पराक्रम अविचल साहस रण कौशल की गाथाएं जी। उनसे लेकर शिक्षा आज बनाए अपना राष्ट्र महान, बनाए अपना राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए अपना राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए अपना राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए हिंदू राष्ट्र महान जी 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 जी। ये जो मैं जी 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 अभिवादन हम सब लोग कर रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, जिन्होंने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी को राष्ट्र का संस्कार दिया, ऐसी छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का हम सब मिलकर जी जी करके अभिवादन करें, ऐसा आप सभी से आग्रह रहेगा। युगों युगों तक अमर रहेगी वीर शिवा की गाथाएं जी, भैर पराक्रम अविचल साहस रण कौशल की गाथाएं जी। उनसे लेकर शिक्षा आज बनाए अपना राष्ट्र महान, बनाए अपना राष्ट्र महान जी 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 जी। सभी से निवेदन रहेगा, सभी लोग जीजा माता का अभिवादन करें जी 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 जी, बनाए अपना राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए हिंदू राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए अपना राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए हिंदू राष्ट्र महान जी 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 जी। आ
राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए हिंदू राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए हिंदू राष्ट्र महान जी 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 जी, बनाए हिंदू राष्ट्र महान जी 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 जी। हा क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगीराज श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैन्य जोश भरने के लिए ये पोवाड़ा शैली में गाया जाने वाला गीत 350 साल पहले एक माँ अपने बालक में संस्कारों का इस तरीके से हस्तांतरण करती है कि एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना हिंदवी स्वराज के रूप में सामने आती है। बुनियादी रूप से यही भारत का असली इतिहास है और यही भारत का स्वत्व है। और आज सामयिक रूप से जिस स्व और स्वत्व की चर्चा विमर्श में हो रही है वो यही है कि हमारे मूल इतिहास से अनुप्राणित होने की आवश्यकता है। आत्महीनता का जो पर्दा इस मुल्क के ऊपर चढ़ाया गया 70 साल में, उससे उस आवरण से बाहर निकल के एक नए भारत की शुरुआत करने का ये अमृतकाल है। इसकी झलक आज आपने G20 में भारत के प्रधानमंत्री के सामने रखे हुए भारत का नाम का प्रतिनिधित्व करने वाली उस पट्टिका में देखा होगा, जहां इंडिया की जगह भारत लिखा है। ये अमृत काल की शुरुआत है और इस अमृत काल में स्वदेश सहभागी बन रहा है अपने गिलहरी से योगदान में। इस विमर्श पर देश आगे बढ़े, इसी निमित्त से मैं ग्वालियर के सांसद और इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री विवेक जी सेजवलकर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और इस सदन में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से आशीषित करें। आज इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके बीच मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान माननीय श्री अनिल लोक जी, मुंचासीन स्वदेश के प्रबंध संचालक मान्यवर जैन साहब, अतुल जी, सभागार में उपस्थित स्वदेश परिवार के सभी मेरे सदस्यगण मित्रगण, मान्यवर पराड़कर जी, आलोक जी, अभय जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं भी याद कर रहा था कि जब 300 वर्ष त्रिशताब्दी समारोह पहले मनाया गया था हिंदू साम्राज्य दिवस का, छत्रपति शिवाजी के राज्यारोहण का 300वां भी वर्षगांठ बनाई गई थी, तो मुझे याद आ रहा है कि चैम्बर में वो कार्यक्रम हुआ था। शायद राजेंद्र शर्मा जी उस समय थे। स्वदेश का कार्यक्रम तो नहीं था, अलग से एक समिति उसकी बनी थी और स्वर्गीय राजाभाऊ जोशी जी का व्याख्यान उस दिन वहाँ पर हुआ था। यहाँ बैठे बैठे मुझे आज याद आया, आज उसी प्रकार की पुनरावृत्ति है जहाँ पर स्वदेश के माध्यम से हो रही है। मैं स्वदेश को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन था, कभी कभी मुझे डर ये लगता है कि जैसे आज ऐसा कहने वाले भी लोग हैं कि प्रभु श्री राम हुए ही कि नहीं हुए। इतना अद्भुत उनका जीवन था। शिवाजी महाराज का देखे तो वो भी शायद कुछ ऐसे ही था। देखिए, बिल्कुल बाल्यकाल में जो कसाई गाय काट रहा था उसका हाथ काट देना, रोहिणेश्वर के मंदिर में स्वराज्य की शपथ लेना, हजारों की फौज लेकर के आए औरंगजेब को निस्तनाबूद करना, मतलब कितनी अद्भुत सारी बातें थी। फिर आगरा जाना औरंगजेब से मिलने, फिर वहाँ से छूट करके आना, और फिर जब सारे देश में
एक तरह से आतंक का वातावरण था, तब छाती ठोक करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। भगवान न करे कहीं ऐसा हो कि यार ऐसा तो कभी हो सकता है क्या? जैसे लोग आजकल कह रहे हैं कि राम तो काल्पनिक थे, हो सकता है शायद आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह के लोग जैसे आज हैं वैसे रहे तो शायद कहीं रहे कि शिवाजी भी काल्पनिक थे। वैसे शिवाजी महाराज की तुलना प्रभु रामचंद्र जी से की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते तो बहुत अच्छी तरह से लोगों का कल्याण भी कर सकते थे, पर जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने जब माँ सीता का हरण हो गया तो वो चाहते तो अयोध्या से बहुत बड़ी सेना बुला सकते थे, फिर रावण को मार सकते थे, पर आतंकवाद का मुकाबला, आतंकी का मुकाबला समाज के लोगों के द्वारा हो, जो एक तरह से बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, सामान्य लोगों को इकट्ठा कर और आतंकी का अगर निपात किया प्रभु रामचंद्र जी ने, तो ये उनकी विशेषता थी। उन्होंने ये नहीं माना कि अयोध्या से सेना बुलवा के रावण पर आक्रमण कर देते। ठीक उसी तरह शिवाजी महाराज जी ने भी, जो ऐसे जिनको अपन छोटे समाज के लोग कहते हैं, साधारण किसान कुंबी, उन लोगों को इकट्ठा करके और औरंगजेब से टक्कर ली और औरंगजेब के नाकों चने चबाए। ये एक बहुत बड़ा साम्य दोनों में है, समाज को लेकर के समाज के हित की बात करना, और परिवर्तन समाज के माध्यम से ही आएगा, और वो परिवर्तन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी लाया। दुनिया में एक तरह की गूंज उस समय हुई कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जो आतंक सहेगा। आज वहाँ पर इस सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। ये संदेश उस समय सारी दुनिया में गया, और इसीलिए ये 350 वर्ष हम बना रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1000-2000 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज से 350 साल पहले हुआ। और आज हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं तो देखिए कुछ कुछ ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आज तक इसके पहले सांस्कृतिक उत्थान की बात किसी ने नहीं की। इन पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि भारत बदल रहा है, उसकी गूंज सारी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज एक निराशा का वातावरण था, वो दूर हो रहा है, और एक नया भारत उठ के खड़ा हो रहा है, यह परिलक्षित होने लगा है। ये मेरा मानना है बहुत बड़ी साम्य तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में है। और आज जब हम देख रहे हैं G20 के बारे में, हम सब लोग सुबह से चल रहा है, मैं भाषण सुन रहा था उनका, तो माननीय मोदी जी ने उसको एक, ये जो सब हो रहा है इसको सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बताया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर हम 60-70 साल का इतिहास देखें तो शायद हम संस्कृति से एक तरह से कटते जा रहे थे, और इन 9 सालों में अगर ये परिवर्तन देखने को मिला है तो केवल और केवल इसका ही कारण है कि हम संस्कृति की ओर दोबारा मुड़े हैं। बहुत सारी बातें जो मोदी जी ने की हैं और हो रही हैं उनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता, पर संक्षेप में इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृति की तरफ अपन दोबारा मुड़े हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा कहते हैं कि उनको समय मिलता अगर तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जब मोदी जी को समय मिलेगा तब निश्चित रूप से भारत का इतिहास वही होगा, भारत का भविष्य वही होगा जिसकी कल्पना हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से कर रहे हैं। हम सबको माननीय अनिल जी को सुनना है, और अधिक आप लोगों के बीच में मैं दीवार बनना नहीं चाहूँगा। अनिल जी का विलक्षण अभ्यास है, अनिल जी का विलक्षण अभ्यास और सतत उनका अध्ययन इसमें चलता रहता है। हम सबका अत्यंत सौभाग्य है कि हमको उनको सुनने का मौका मिलने वाला है। मैं आशा करता हूँ हम सब लोग उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि वे कुशल प्रशासक और सफल राजा थे।
आदरणीय अनिल जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे शिवाजी पर एक कुशल, अध्येता और सफलतम रूप से शिवाजी को नीचे तक पहुंचाने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं इस सदन के मध्य और आदरणीय अनिल जी के माध्यम से जो शिवाजी का जीवन चरित्र हम सब के समक्ष अगले कुछ मिनटों में मिलने वाला है, उसमें व्यवधान न बनते हुए स्वदेश समूह की ओर से और इस पूरे सदन की ओर से पूरे आदर और सम्मान के साथ आदरणीय अनिल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सबको एक नए इसमें संबोधित करने की कृपा करें। मंच पर आसीन आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय शेजवलकर जी, विवेक जी, आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय अतुल जी और परम श्रद्धेय सदन, मातृशक्ति। शिवाजी के बारे में बोलना, मैंने पूछा था कितने घंटे बोलना है, तो बोले घंटे नहीं बोलना भाई साहब, मिनट की बात करो। तो मैंने कहा शिवाजी का 50 साल का जीवन आप 50 मिनट में सुनना चाहते हैं तो बड़ा कठिन है। तो शिवाजी के जीवन में किस्से ही किस्से हैं, उसमें से कुछ हिस्से अपन सुनाते हैं केवल, और अपन सुनते रहते हैं। शिवाजी के बारे में हमारे यहाँ के पुराने महापुरुषों के क्या उद्गार थे। यानी 1980 में शिवाजी का 300वां वो मनाया, 350वां जन्म दिवस मनाया गया था, और उस समय की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वो रायगढ़ गई थी, और उन्होंने शिवाजी के बारे में यही स्पष्ट रूप से कहा था कि डोंट रिड्यूस हिम एज ए लोकल लीडर, ही वॉज ए ग्लोबल लीडर। यानी शिवाजी का नेतृत्व कैसा अप्रतिम था। सुरेंद्रनाथ यदुनाथ सरकार एक है, लेखक साहित्यकार है, वो शिवाजी के बारे में लिखते हैं कि ही वॉज नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ मराठा नेशन बट ही वॉज द कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडवेल इंडिया। वो केवल मराठा नेशन के बनाने वाले, ये जीनियस ये ऑल टाइम रिक्वायरमेंट होती है, हर समय हमको जीनियस चाहिए, और वो कंस्ट्रक्टिव जीनियस थे मध्य भारत इसके युगीन। एक सुरेंद्रनाथ सेन वो कहते हैं कि एक बार शिवाजी के युद्ध कौशल पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन प्रशासनिक कौशल के ऊपर बिल्कुल भी उंगली उठाई नहीं जा सकती, क्योंकि स्वराज्य प्राप्त करना ये एक बात है, लेकिन उस स्वराज्य को सुराज्य में बदलना और उसको टिकाए रखना ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है और कठिन काम है, और ये निर्भर करता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट। और शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वो तो गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज गुड मैनेजमेंट, दोनों में वो एक्सपर्ट थे। वही योजना बनाते थे और वही मुहिम को चलाने के लिए जाते भी थे। ये शिवाजी की विशेषता थी। और यदि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं रहा तो फिर स्वराज्य टिकने में, खत्म होने में देर नहीं लगती। उदाहरण को मालूम है, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो एक सिराजुद्दौला था और एक क्लाइव था। सिराजुद्दौला की सेना थी लगभग 1 लाख की, और क्लाइव के पास सेना थी मुश्किल से 5000 की। लेकिन जब लड़ाई होती है तो अंततोगत्वा क्लाइव जीतता है। क्या कारण रहा होगा ऐसा? और बाद में स्वयं क्लाइव ने इसके ऊपर अध्ययन किया कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था। बाकी जो अंग्रेजों की कूटनीति, फूट डालो और करो, वो सब चलता ही था, लेकिन उसको एक प्रश्न था कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था। और उसका कारण उसको कब पता लगा? तो जब वो लड़ाई जीतने के बाद में प्लासी शहर में अपना विजय जुलूस जब निकाल रहा था, ढोल नगाड़ों के साथ में विजय जुलूस चल रहा था, आजू बाजू में लाखों की संख्या में लोग बाग खड़े थे,
उसको डर लग रहा था कि कहीं प्रत्येक ने एक पत्थर भी उठा लिया और हम पर फेंक दिया तो शायद हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन आश्चर्य की बात, तो पत्थर फेंकना तो दूर, उठाया भी नहीं किसी ने। उसको लग रहा था कि मैं इनका शत्रु हूं, इनके राजा को मैंने परास्त किया है, मैं इनकी भाषा नहीं जानता, भूषा नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं। तो उसका कारण एक ही था कि वहां की सारी जनता के अंदर ये भाव आ गया था कि हमको सिराज नहीं चाहिए, हमें कोई भी चलेगा, सफेद पैर वाला, लाल मुंह वाला कोई भी चलेगा, लेकिन हमको सिराज नहीं चाहिए। इतना उसका गंदा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन, ये बहुत महत्व रखता है। और इसलिए शिवाजी के इसमें भी हम देखेंगे तो उनके अष्टप्रधान जो थे उसमें से 7 ये एडमिनिस्ट्रेटिव थे, मिलिट्री का केवल एक ही था। और हम भी जानते हैं कि यहां पर कैंट एरिया है, बहुत बड़ा मिलिट्री का ये है, पर वहां पर चीफ कौन है इसका नाम हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन कलेक्टर कौन है इसका नाम जरूर मालूम होगा हमको, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे घर पे पानी आना है कल सुबह तो वो कलेक्टर तय करता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, और हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स बर्थ टू मैनेजमेंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए शिवाजी के जीवन में हम देखेंगे तो मुश्किल से 7 साढ़े 7 वर्ष ये संघर्ष में गए हैं और 28 वर्ष ये एडमिनिस्ट्रेशन में गए। तो आज हम कुछ बातें जो विचार करेंगे तो शायद बहुत सारी आपकी अनसुनी बातें होगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि शिवाजी की जब बात होती है तो साधारणतः लड़ाई, घोड़े, संघर्ष, किले, और कैसे उसने पेट फाड़ा अफजल खान का और कैसे शाइस्ता खान की उंगली तोड़ी, ये सारी बातें आती है। लेकिन शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था और बाकी कुछ बातें सकारात्मक शिवाजी में कैसी थी? हम जानते हैं कि साधारणतः व्यक्ति जो है, वी आर ऑलवेज मोटिवेटिंग टू समवन और गेटिंग मोटिवेटेड बाय समवन, ये होता ही रहता है। और ये मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन इज मोर डिजायरेबल देन नेगेटिव वन। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब क्या होता है? तो किसी की प्रशंसा करना, किसी को पुरस्कार देना, किसी की पीठ थपथपाना, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। नेगेटिव मोटिवेशन किसी को दंडित करना है, किसी को फांसी देना है और कुछ शिक्षा देना है, ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है। शिवाजी का मोटिवेशन कैसा था? नेतृत्व कैसा होना चाहिए? मोटिवेट करने वाला चाहिए। समाज को लगे, देश को लगे कि हाँ ये है हमारा नेतृत्व जो आज हम देख रहे हैं हमारे बीच में। पिछले 70 साल में जो भी नेतृत्व रहागा उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन आज के नेतृत्व पे हमको विश्वास लगता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास है कि कुछ कर दिखा सकता है। यह है नेतृत्व का और उसका पॉजिटिव मोटिवेशन। शिवाजी का मोटिवेशन कैसा रहता था? एक घटना आपको बताता हूं, शायद हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक किला है जंजीरा किला। उस जंजीरा किले पे जो किलेदार प्रमुख था सेनापति, उसका नाम था सिद्धि। यह सिद्धि एक जाति का नाम है और ये सिद्धि अपने एक विशेषता के कारण बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और वो रहती है उनकी क्रूरता। उनका क्रौर्य जो है वो इतना अधिक रहता था कि यदि सिद्धि को पता लग जाए कि कोई व्यक्ति अपने मन में सोच रहा है देश के बारे में द्रोह करने के लिए, तो उनके यहाँ एक ही सजा रहती थी कि उसके हाथ पैर बांध के बोरे में डाल देते थे, बंद करके समुद्र में फेंक देते थे। उसके कारण कोई हिम्मत नहीं करता था। कटु लेकिन सत्य है कि उस जंजीरे किले को शिवाजी ने जीतने के लिए कम से कम 6-7 बार आक्रमण किया, मुहिम चलाई, लेकिन शिवाजी अंततोगत्वा उसको सफल नहीं हुए। यह सत्य बात है। वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे उस जंजीरा किले को जीतने के लिए शिवाजी ने एक मुहिम बनाई, और वो मुहिम कौन सी थी? तो वो चारों तरफ से उसके समुद्र है, एक मार्ग केवल अंदर जाने के लिए है और चारों तरफ ऐसी दीवारें खड़ी हैं कि वहां से कोई आदमी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए सिद्धि भी जानता था कि यहां से आक्रमण नहीं हो सकता, तो वहां उसकी सुरक्षा पंक्तियां थोड़ी ढीली थी। शिवाजी ने सोचा कि हम वहीं से आक्रमण करेंगे, पीछे से आक्रमण करना, तो फिर क्या करना? तो वहां पर सीढ़ियां लगाना और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना और ऊपर जाकर फिर आक्रमण करना अंदर। ये सीढ़ियां लगाने का काम किसको दिया? तो अलीबाग के पास में जो है एक
लाईजी कोळी पाटिल नाम का एक व्यक्ति था। लाईजी उसका नाम था, कोळी उसकी जाति थी और पाटिल उसको उपाधि दी थी। कोळी यानी मछुआरा। तो ये लाईजी कोळी पाटिल को ये काम दिया कि तुम सीढ़ियां लगाओगे बस रात में, और फिर हमारी सेना आएगी, बाकी सब करेंगे। और लाईजी ने वो सब कुछ किया भी, सारी सीढ़ियां वगैरह लगाई। लाईजी चाहता तो वापस चले जा सकता था, अब उसका काम हो गया, उसको पैसा मिल गया। लेकिन लाईजी थोड़ी देर देखता रहा कि देखें अब सेना कैसे आती है। अब दुर्भाग्य से कुल मिलाकर सेना वहां तक गई नहीं, पहुंच नहीं पाई। इसका कारण क्या है ये इतिहास के गर्त में है, लेकिन कुल मिला के सेना वहां नहीं पहुंची और धीरे धीरे अब रात समाप्त होने आ गई। लाईजी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, सेना तो आई नहीं। तो फिर उसने दूसरी दुगनी जोखिम उठाकर ये सारी सीढ़ियां वापस उतार के वापस ले गया। वो चाहता तो रखे नहीं जा सकता था, लेकिन उस सीढ़ियां उतार दी और वापस चला गया। निश्चित रूप से शिवाजी के जासूस फैले रहते थे। 2-3 दिन बाद शिवाजी को पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, हमारी सेना नहीं गई। तो शिवाजी ने उस लाईजी कोळी पाटिल को बुलावा भेजा, उनको बुलाया दरबार में। लाईजी सोचा कि आज अपने बिना पानी के होने वाली लगता है, क्योंकि अपन ने वो सीढ़ियां लगाई और बाद में उतार ली वापस। मालूम नहीं महाराज क्या कहेंगे, मुहिम तो फेल हो गई। इसलिए लाईजी बेचारा घबराता घबराता जब दरबार में पहुंचा और वहां जो कुछ प्रोटोकॉल परिचय वगैरह सब कुछ हुआ, बाद में फिर शिवाजी ने तुरंत कहा, उनके प्रधानमंत्री बलपंत या लाईजीला भोई सकट पालकीचा मान दिया। पालकी यानी जो पालकी उठाई जाती है, उस समय का सर्वोच्च पुरस्कार यानी पालकी रहती थी। आज का भारत रत्न या और ऊपर का कोई सोच ले तो, और सबसे बड़ी कार यदि आज की सोचे तो वो पालकी रहती थी। और भोई सकट यानी कहारों सहित पालकी उठाने वाले। लाईजी कोळी पाटिल को समझ में नहीं आया कि वो तो सोच रहा था आज अपने को दंडित किया जाएगा और अचानक ऐसे आदमी को इतना बड़ा पुरस्कार मिल जाए। वो चकरा गया एकदम और सोचने लगा। तो शिवाजी को ध्यान में आया कि कुछ तो भी ये मन के अंदर कुछ चल रहा है। उसने कहा, लाईजी क्या बात हो गई? तो लाईजी कोळी पाटिल ने कहा कि महाराज मी तो समुद्राचा माणूस, मैं तो समुद्र पे रहने वाला आदमी हूं, इस पालकी वगैरह लेको मैं करूंगा क्या? और दूसरी बात प्रश्न उन्होंने यह किया कि मुहिम तो फेल हो गई, तो ये सारा पुरस्कार मुझे किस बात का दिया जा रहा है महाराज? दोनों प्रश्नों के उत्तर महाराज को देने थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर महाराज ने क्यों क्या दिया? उनका, देखो लाईजी, तुमने वो सीढ़ियां लगाई, ये तो तुम्हारा काम तुमने पूरा कर दिया, लेकिन ये बाद में तुमने दुगनी जोखिम उठाकर ये सीढ़ियां उतार ली, ये और अच्छा काम किया। तो बोले और अच्छा काम क्या हो सकता है इसमें, क्या हुआ? ये मैंने सीढ़ियां उतार ली। बोले तुमने हमारे लिए इस मार्ग से फिर से आक्रमण करने का एक मौका सुरक्षित रखा। यदि दिन निकल आता और सीढ़ियां यदि सिद्धि देख लेता तो फिर उसको ध्यान में आता कि यहां से भी आक्रमण किया जा सकता है, और फिर वो अपनी सुरक्षा पंक्तियां वहां बढ़ा देता। बोले तुमने हमारे लिए एक मौका सुरक्षित रखा। यानी पॉजिटिविटी कैसे देखना, ये शिवाजी से, और इसलिए ये पुरस्कार तुम्हें दिया जा रहा है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि मी तो समुद्राचा माणूस, मैं तो समुद्र पे रहने वाला हूं कई हफ्ते हफ्ते तक, तो मैं पालकी को क्या करूंगा? शिवाजी को अपनी गलती ये समझ में आ गई। तुरंत शिवाजी ने कहा कि पंत, इनको एक गलबत दिया जाए और उस गलबत का नाम पालकी रखा जाए। गलबत का अर्थ क्या होता है? जहाज। तो इसको एक जहाज दिया जाए, लेकिन उस जहाज का नाम पालकी रखा जाए ना। अपनी बात भी रह गई कि इसको इनाम में क्या दिया है? पालकी दी है, लेकिन दिया क्या है? जहाज दिया है। अब ये मोटिवेशन, इसको कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। क्या होता है कि ये घटना एक बार पुणे में एक कार्यकर्ता ने सुनाई, और सुनाने के बाद, कार्यक्रम के बाद, एक बूढ़ी सी महिला उनके पास आती है और बोलती है, आज आपने बहुत अच्छी घटना सुनाई, वो जो लाईजी कोळी पाटिल वाली। तो इन्होंने कहा कि उसमें क्या है, तो घटना सुनाई। बोले नहीं, मैं भी वहीं अलीबाग के रहने वाली हूं, वहां पे मेरा ससुराल वहीं पे है। और बोले आज भी 350 साल बाद भी उस लाईजी कोळी पाटिल के जो वंशज है, वो आज जो अपनी जहाज चलाते हैं उसका नाम बोले पालकी रखते हैं।
यानी शिवाजी ने जो मोटिवेशन दिया था वो 350 साल बाद भी आज उसके वंशज जानते हैं कि नहीं, ये पालकी है। टेक्नोलॉजी बदल गई लेकिन जहाज का नाम पालकी रखेंगे। तो पॉजिटिव मोटिवेशन है कितना हो सकता है। और कोई व्यक्ति यदि मोटिवेट होगा तो अधिक से अधिक आपके लिए क्या कर सकता है, तो आपके लिए प्राण दे सकता है। नहीं, क्यों शिवाजी के लिए सारे लोग अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाते थे। यानी एक घटना शिवाजी की आती है कि अफजल खान को मारने के बाद अली आदिल शाह बहुत बौखला गया था और उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए सिद्दी जौहर के नेतृत्व में 40,000 की पठानी सेना लेकर शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हालगढ़ किले पे थे, 1,000 की सेना थी अंदर और 40,000 की सेना आजू बाजू में। इतना जबरदस्त घेरा था कि बाहर परिंदा पर नहीं मार सकता। कुछ महीने तो बीत गए। इसके बाद शिवाजी को लगा अंदर का रसद पानी समाप्त होने लगा। तो शिवाजी ने सोचा कि अब क्या करना, या तो भूखे मरना है क्या अंदर। बाहर यदि सीधी लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे तो संभव नहीं है, मृत्यु निश्चित है। और अंदर यदि भूखे मरने से लाभ क्या है। शिवाजी का एक सिद्धांत रहता था कि लड़ाई ये जीतने के लिए लड़ी जाती है, केवल बहादुरी दिखाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। यदि हम जीत सकते हैं तो लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो वहां से यदि भागना पड़ा तो भागेंगे भी। यानी राजपूतों का इतिहास यदि हम देखेंगे तो उनकी विशेषता है कि उनका मानना है कि लड़ाई लड़ते लड़ते कट के मर जाना ये विजय है और लड़ाई से भागना ये पराजय। पर जब लड़ाई का लक्ष्य तय हो जाता है कि हमें जीत के लिए ही लड़ाई लड़ना है, तो फिर वहां मरना या भागना ये गौण हो जाता है। तो शिवाजी ने तय कर लिया कि अब लड़ना सीधे संभव नहीं है। यहां से यदि यहीं रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, तो भागने का प्रयास करेंगे। पर भागेंगे कैसे। शिवाजी के जासूस थे, एक महादेव नाम का जासूस था। वो लाता है शिवाजी के पास सूचना कि महाराज घेरा तो बहुत भयंकर है, लेकिन एक मार्ग ऐसा है जहां से भागा जा सकता है, लेकिन मार्ग बड़ा कठिन है। पत्थर, कंकड़, कांटे, कीचड़ और अंधेरा है और जंगली जानवर है, घुटने घुटने तक कीचड़ है। दुश्मन भी जानता है कि यहां से भाग नहीं सकता कोई। तो फिर शिवाजी ने कहा कि ठीक है, यहीं से भागेंगे, हम प्रयास यहीं से करेंगे। और फिर स्ट्रेटेजी पूरी बनाना पड़ती है, योजना पूरी बनाना पड़ती है। यदि दुश्मन देख लेगा तो क्या होगा। तो शिवाजी ने तय किया, योजना बनी कि यहां से 2 पालकियां निकलेगी, एक में असली शिवाजी बैठेगा, एक में नकली शिवाजी बैठेगा। और दुश्मन ने देख लिया, जिसकी संभावना 90% से ज्यादा थी, तो नकली शिवाजी को बढ़ा दिया जाएगा। ये नकली शिवाजी बनने को कौन तैयार हुआ। शिवाजी का बाल बनाने वाला जो नाई था उसका नाम था शिवा काशिद। ये शिवा काशिद, उसका नाम शिवा था। तो और दाढ़ी आड़ी भी रखता था, थोड़ा शिवाजी जैसा दिखता था दुबला पतला एकदम। तो शिवाजी ने कहा है कि ऐसा करो, शिवा को बुला लाओ। तो बाकी दरबारी ने कहा महाराज वो तो नाई है, वो किस काम आएगा। बोले आप बुला के तो लाओ उसको। उसको जब बुलाया गया वो घबरा गया एकदम कि मुझे महाराज क्यों बुला रहे हैं दरबार में। वो जब सामने महाराज के सामने आता है घबराता हुआ, शिवाजी कहते हैं कि शिवा तुमसे एक काम है। तो महाराज मैं आपके काम आ सकता हूं, स्वराज्य के काम आ सकता हूं। बोले तुम जानते हो परिस्थिति कैसी है और हमको यहां से भागना है, तो हमें एक नकली शिवाजी चाहिए। तुम नकली शिवाजी बनने को तैयार हो। शिवा काशी 2 फीट ऊपर उछल पड़ता है, बोले महाराज नकली क्यों न हो, लेकिन मैं शिवाजी बनूंगा जीवन में। शिवाजी कहते हैं लेकिन इसका परिणाम जानते हो क्या। महाराज परिणाम से क्या मतलब है मुझे, अधिक से अधिक दुश्मन मेरे को पकड़ेगा और मार डालेगा, इतना ही होगा ना। लेकिन मरूंगा तो शिवाजी बन के मरूंगा। ऐसे ही मर गया तो कोई कहेगा कि एक नाई मर गया, लेकिन मैं शिवाजी बन के मरूंगा। महाराज आप बताइए और क्या करना है। शिवाजी अपने सारे कपड़े उसको पहनाते हैं, सिर का टोपा उसके सिर पे डालते हैं, गले में कोड़ियों की माला पहनाते हैं, कानों के कुंडल निकालकर उसके कानों में डालते हैं, उसको गले लगाते हैं। और गले लगाते से शिवाजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। शिवा तुरंत महाराज को दूर करता है, बोले महाराज आप रो रहे हैं। शिवाजी कहते हैं कि हमारा जीवन तो मृत्यु और संघर्ष में चलते ही रहना है, लेकिन शिवा तेरा परिवार है, तू क्यों अपने प्राण दे रहा है हमारे लिए।
अभी भी सोच ले, तेरी पत्नी है, बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है। शिवानाई क्या कहता है? शिवानाई कहता है कि महाराज, मरने के बाद तो रोने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए जीते जी आप जैसा राजा रो रहा है, इससे बड़ी बात मेरे जीवन में क्या हो सकती है? महाराज 7 जीवन मेरे संपन्न ये हो गए, सफल हो गए। आप चिंता मत कीजिए, ये शिवानाई आपका नाम बदनाम नहीं करेगा। बाद में शिवाजी, यानी पॉजिटिव मोटिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि बाद में वहां से 2 पालकियां निकाली जाती है रात के अंधेरे में, 600 सैनिकों के साथ में। रात भर में उनको पन्हालगढ़ से विशालगढ़ जाना है, अंतर है 52 किलोमीटर। इसमें दौड़ते हुए जाना है, घुटने घुटने तक कीचड़ है। सब सैनिकों के मन में एक ही लक्ष्य था। जब लक्ष्य तय हो जाता है तो उसके बाद किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। महाराज को विशालगढ़ पर पहुंचाना है। प्रत्येक के पैरों के अंदर कांटे, कंकड़ और सब खून से लहलुहान हो रहा था। सारा कीचड़ पानी लाल होता चला जा रहा था, लेकिन दौड़ रहे थे एक ही जुनून कि महाराज को पहुंचाना है। एक 20-25 मिनट, आधा घंटा बीतता है, अचानक दुश्मन देख लेता है और आवाज आती है एकदम, रुक जाओ। रुक जाओ की आवाज आते से उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और तेज आवाज में बोलते हैं, और तेज चलो। अब ये रुक जाओ तेज चलो, रुक जाओ तेज चलो, इसके अंदर अब पता लग जाता है कि दुश्मन ने देख लिया, दुश्मन भाग गया, दुश्मन भाग गया। उनका पीछे करने लगते हैं। थोड़ी देर दौड़ने के बाद फिर शिवाजी अपने पालकी से उतरते हैं और शिवानाई को गले लगाते हैं। बोलते, शिवा, आज हिंदवी साम्राज्य का यदि किसी के ऊपर निर्भर है तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। शिवानाई कहता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप सेना के साथ आगे जाइए, मैं देखता हूं इनको। और एक 4-5 सैनिकों के साथ शिवानाई की पालकी बढ़ा दी जाती है दुश्मन की ओर। दुश्मन देखता है कि शिवाजी की पालकी चली आ रही है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको सिद्दी जोहर के सामने पेश कर दिया जाता है। सिद्दी जोहर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अब मालूम नहीं अली आदिल शाह अपने को किन किन इससे नवाजेंगे उपाधियों से, क्योंकि आज तक जिसने भी शिवाजी को ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा। कोई शिवाजी से टक्कर नहीं ले पाया अभी तक, तो अब तो मैंने उसको जिंदा पकड़ लिया। बस शिवाजी के साथ बातचीत चालू कर दी उसने। क्यों भाग रहे थे? बोले कोशिश कर रहे थे। बोले तुम्हारे भाग्य पे हमको बड़ा अफसोस है। शिवाजी का भाग्य कभी खराब नहीं होता। बोला अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई। जानते हो इसका परिणाम, किसके सामने खड़े हो? जानता नहीं तो आता काहे के लिए यहां पे। अब ऐसी लगभग आधा घंटा बातचीत चल रही होगी। उनके भी जासूस थे, उनकी वहां से दौड़ बंद हो गई थी दुश्मन इसकी सिद्दी जोहर, क्योंकि शिवाजी पकड़ा गया तो बाकी सारे सैनिक शांत हो गए थे। इधर शिवाजी दौड़ते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद फाजल खान वहां पर आते हैं, जो अफजल खान के लड़के थे। उसने शिवाजी को देखा था थोड़ा सा। वो जैसे ही आता है देखता है, बोले महाराज ये शिवाजी नहीं है। सिद्दी जोहर कहता है क्या बात कर रहा हो, मेरे सामने शिवाजी बैठे हैं, महाराज बैठे हैं। बोले महाराज ये शिवाजी नहीं है। और थोड़ी देर बाद और भी जासूस आते हैं, बोले महाराज शिवाजी तो भाग गया। वो सिद्दी जोहर को काटो तो खून नहीं, तुरंत तलवार लेके निकलता और खड़ा हो जाता। बोले तू कौन है? बोले शिवाजी। बोले भाग गया वो कौन? बोले शिवाजी। फिर तू कौन? बोले शिवाजी। इसका बीपी हाई हो रहा था, इसका बीपी नॉर्मल था। मरना इसको था लेकिन ये बड़ा नॉर्मल था। ये भी खड़ा हो गया वहां पे खंबा पकड़ के। अब जिंदगी भर उस तरह चलाया, तलवार तो लटकी थी लेकिन निकालना ही नहीं आती ज्यादा उसको, करेगा क्या? लेकिन उसको करना भी नहीं था। सिद्दी जोहर की तलवार उसके सीने पे। बोले जानता इसका परिणाम? बोले मैं इसीलिए कह रहा था कि अपने भाग्य की चिंता करो। बोले शिवाजी की इच्छाओं को भी नहीं पकड़ सकते तुम। और थोड़ी देर में सिद्दी जोहर नाराज होकर अपनी तलवार उसके सीने में भोंक देता है। खून का फव्वारा उड़ता है। शिवा काशी धीरे धीरे खंबा पकड़ के नीचे गिरते हैं और कहते हैं कि महाराज इस शिवानाई का अंतिम सलाम स्वीकार करना। दुश्मन का वार सहाय तो सीने पे सहाय, पीठ नहीं दिखाई उसको। यह है पॉजिटिव मोटिवेशन। और बाद में सिद्दी मसूद के नेतृत्व में 4000 की सेना लेकर फिर शिवाजी के ऊपर भेज दिया जाता है। अब शिवाजी इधर दौड़ लगाते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि ऐसे कठिन परिस्थिति में दौड़ लगाते हुए 52 किलोमीटर रात भर में पार करना है।
एक स्थान आता है जिसका नाम था घोर खिंड। खिंड का अर्थ रहता है सकरा रास्ता। उस घोर खिंड में आकर इनको सूचना मिलती है कि शत्रु आ गया है 3 किलोमीटर पे और इनको जाना है 12 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर वो घोर खिंड है। मैंने ये सारे दृश्य और रास्ते देखे हैं। तो उस घोर खिंड के वहां पर सूचना मिलती है जबकि शत्रु अब 4 किलोमीटर आ गया और वो घोड़े से चला आ रहा है। हमको दौड़ते हुए जाना है 12 किलोमीटर, संभव नहीं है। शिवाजी कहता है यहीं 2-2 हाथ करेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे कहता है नहीं महाराज, ये नहीं चलेगा। म्हणजे तुम्ही निम्मी लोक घेऊन गडावर जाणे, गडावर जाऊन भांडी मारणे, आम्ही गनिमास रोखतो इथे, आम्ही साहेब कामावरती मरतो, कारण आम्हास माहिती आहे की आमच्या माय लेकरास अन्न पाणी देण्यास महाराज साहेब आहेत। ना आप आधी सेना लेकर गढ़ पर जाइए। भांडी मारने का अर्थ है वहां पर तोप दागिए वहां से जाकर, और तब तक हम दुश्मन को यहां रोक के रखते हैं। हम स्वराज्य के काम पर बलिदान हो जाएंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे बीबी बच्चों के लिए, हमारे बाप बच्चों के लिए महाराज साहब है उनकी चिंता करने वाले। यह विशेषता थी शिवाजी की। हर सैनिक जानता था। शिवाजी फिर बाजी प्रभु को गले लगाते हैं। अब देखिए शिवाजी के ऊपर कैसे कैसे संकट आ रहे हैं जीवन में, कि अभी शिवा नाई को छोड़ा था कुछ समय पहले, मरने के लिए ही छोड़ा था ना। अब इस बाजी प्रभु को 300 सैनिकों के साथ यहां रख रहे हैं। 4000 की सेना आने वाली है, वो 10 मिनट में पहुंच जाएगी। 40 किलोमीटर दौड़ लगाकर आए हैं ये सैनिक। उसके बाद में इनके लिए कोई चाय पानी की या नाश्ते की, भोजन की व्यवस्था नहीं है, और उनको तुरंत सैनिकों के साथ में लड़ना है। प्रत्येक के पैर इतने ये हो गए हैं, लाल सुर्ख हो रहे हैं। उसके बाद तलवार लेकर लड़ना है। 7 घंटे तक बाजी प्रभु देशपांडे ने दुश्मन को रोक के रखा। क्या योजना बनी होगी कि कुछ सैनिक सामने लड़ते थे, बाकी पीछे रहते थे। लड़ते लड़ते उनमें से कोई यदि काम आ जाता था, खत्म हो जाता तो उसको पीछे खींच लेते थे, दूसरा आगे आ जाता था। कोई जख्मी होता था उसको पीछे ले लेते, तीसरा आदमी आ जाता था। कुल मिला के 300 सैनिकों के साथ में 4000 की सेना के साथ लड़ना है। 7 घंटे इनको क्यों लगे शिवाजी को 12 किलोमीटर जाने के लिए? तो विशालगढ़ के ऊपर सूर्याजी सुरवे और जसवंत सिंह पहले से घेरा डाल के बैठे हुए थे। दुर्भाग्य से थे दोनों हिंदू, लेकिन मुगलों की चाकरी करते थे। उनकी 1-1.5 हजार की सेना के साथ शिवाजी के 300 सैनिकों ने 52 किलोमीटर दौड़ने के बाद में लड़ाई लड़ी और उनको पराजित किया। शिवाजी तुरंत किले पर जाते हैं और तोप पीछी के पास जाते हैं। तोप दागो बोले पहले, मानो तोप की आवाज से शिवाजी बाजी प्रभु को आवाज लगा रहे थे कि बाजी मैं पहुंच गया, तुम आ जाओ। शिवाजी की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं बाजी को देख लूं। और इधर बाजी प्रभु देशपांडे के प्राण केवल कानों में अटके हुए थे। तोपे आदि मरे न बाजी, सांगा मृत्यु ला, ऐसे कहने वाले बाजी प्रभु देशपांडे। मौत भी शायद किसी कोने में सहमी सहमी खड़ी होगी कि कैसे इस जवान को हाथ लगाए। और जैसे ही तोप की आवाज आती है, सारे सैनिक अपने शस्त्र डाल देते हैं और 300 सैनिक वहां कत्ल कर दिए जाते हैं। वो घोर खिंड नाम था, लेकिन उन सेना के सैनिकों के रक्त से पावन हो गई वो मिट्टी वहां की, इसलिए उसका नाम पड़ गया पावन खिंड। आज भी यदि पूरी श्रद्धा के साथ में वहां का पत्थर उठाकर आप कान से लगाएंगे तो एक ही आवाज आएगी, हर 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 महादेव। और उसकी मिट्टी उठाकर यदि किसी पानी में डालेंगे तो उसका रंग जो आएगा वो उन्हीं बलिदानियों के रक्त का रंग होगा। यह शिवाजी का मोटिवेशन, कि शिवाजी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। और बाद में शिवाजी उनकी चिंता, उसके बाद में शिवाजी पनाल विशालगढ़ पर पहुंच गए, सारा किस्सा घटना खत्म हो गई। बाद में शिवाजी तुरंत उन बांदिलों के घर पर जाते हैं। वो बांदल कहते हैं वहां पर, उनको सैनिक थे जो बाजी प्रभु देशपांडे वगैरह। तो उनके घरों पर जाकर एक एक घर पे जाकर उसकी पूछताछ करना। शिवाजी ने उस समय कुछ योजनाएं चालू की। शिवाजी को आवश्यकता नहीं थी, कोई नियम कायदा और संविधान भी नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन शिवाजी ने योजनाएं चालू की। पेंशन योजना चालू शिवाजी ने की कि जो जो भी मृत सैनिक ऐसा हुआ है, उनके घर वालों को जितनी उसको तनख्वाह मिलती थी, जितना वेतन उसको मिलता था, उसका आधा वेतन इसके घर को दिया जाएगा। यह शिवाजी ने सिस्टम लगाया।
शिवाजी ने अड़ीशेरी योजना चलाई, प्रत्येक परिवार को 2.5 सेर अनाज दिया जाएगा। बाल परवेशी योजना शिवाजी ने चलाई, जो आजकल लाडली योजना और ये सारी योजनाएं चलती है, शिवाजी ने चलाई थी सारी योजनाएं। वो बाल परवेशी योजना, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि यदि किसी के घर पे कोई ऐसा जवान लड़का और ऐसा कोई नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों की सारी पढ़ाई लिखाई का काम सरकार करेगी। यानी शिवाजी ने एक सिस्टम ऐसे बना दिए थे, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये सिस्टम चलना चाहिए, ये नियम चलना चाहिए। ये शिवाजी की विशेषता थी, एडमिनिस्ट्रेशन था। शिवाजी का फाइनेंस कैसा था? शिवाजी जानते थे कि महाभारत के अंदर जो शांति पर्व में कहा है, अर्थ मूलो ही धर्म, जिसका अर्थ बलवान होता है उसका सब कुछ बलवान होता है, और अर्थ नहीं है तो फिर कोई निरर्थक है सब। और अर्थ के दम पर, और उस समय जितने शिवा यहां पर राजा थे भारत के अंदर, उसके पहले, शिवाजी के पहले, इन सब का अपना राजकोष भरने का माध्यम क्या होता था? तो टैक्सेशन। और टैक्स किस पर लगाएंगे? कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं थे, तो टैक्स लगता था किसानों पर। और किसानों से टैक्स लेंगे तो उसकी अपनी एक सीमा रहेगी। कभी कभी अकाल भी पड़ सकता है, अवर्षा भी हो सकती है, कुछ भी कारण घटना घटित हो सकती है, तो आखिर किसान भी कहां से देगा? तो शिवाजी ने तय किया कि व्यापार करेंगे, और व्यापार यदि करना है तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए शिवाजी ने छोटी छोटी, और शिवाजी ने कोशिश की पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, कि हमें कुछ नाव आप दे सकते हैं क्या, हम खरीद लेंगे उसको, लेकिन किसी ने इनको सहयोग नहीं किया, कोई नाव बेचने के लिए तैयार नहीं। तो शिवाजी ने अपने जहाज तैयार किए। शिवाजी ने लगभग 20 जहाज तैयार किए, और शिवाजी के कब्जे में उस समय लगभग 8-9 बंदरगाह थे। प्रत्येक बंदरगाह से कम 2 जहाज हर साल जाते थे बाहर। और शिवाजी का बिजनेस पार्टनर कौन था? तो मस्कट का जो बादशाह था वो शिवाजी का बिजनेस पार्टनर था, क्योंकि ये मस्कट के बादशाह का और पुर्तगालियों की लड़ाई होती थी हर समय। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, और दुश्मन का दुश्मन ही अपना दोस्त, ये शिवाजी का सिद्धांत था। तो इसलिए उस मस्कट के बादशाह के साथ इनका व्यापार चला करता था। लेकिन इस व्यापार के अंदर शिवाजी ने सिद्धांत नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि धंधा करना है तो फिर जो भी धंधे में ज्यादा प्रॉफिट हो बैठ गए धंधे पे सीधे। उस समय का सबसे अच्छा और सबसे अधिक लाभ देने वाला यदि कोई धंधा था तो वो गुलामी का था, कि गुलामों को यहां से पकड़ना और बाहर बेच कर आना। शिवाजी का यह संभव नहीं है। बाकी दूसरी प्रकार की बातें हो सकती है, पर गुलामी का धंधा शिवाजी ने स्वीकार नहीं किया। न मैं करूंगा और न मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां इसको करेगी। और इसलिए शिवाजी ने अपनी नावें बनाई, छोटी छोटी नावें बनाई, संगमेश्वर पद्धति की नावें कहलाती है वो। और उसके साथ में लड़ाई भी लड़ी। इंडियन नेवी, शिवाजी वॉज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, बट नॉट ओनली द इंडियन नेवी, बट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ इंडियन मर्चेंट नेवी। कि बाहर जाकर व्यवसाय करना, व्यापार करना, उसमें हिंदुओं के ऊपर प्रतिबंध था, समुद्रबंदी कहलाती थी। तो समुद्र को पार करना ये अच्छा नहीं माना जाता था। यानी यहां तक कि स्वामी विवेकानंद भी जब शिकागो गए और वहां सब कुछ किया, 2-3-4 साल रहे, और वहां से जब वापस आए तो दक्षिणेश्वर के मंदिर जहां पर विवेकानंद बने, उस दक्षिणेश्वर के मंदिर के दर्शन विवेकानंद नहीं कर पाए जीवन के अंत तक। उसी अभिलाषा को लेकर दुनिया छोड़कर गए। लेकिन चूंकि वो समुद्र जाकर आए थे, पार करके आए थे, इसलिए अब इनको यहां दर्शन करने की अनुमति नहीं, प्रवेश की। यह हमारे हिंदू समाज में एक दुर्भाग्य था। पर शिवाजी ने उस बात को नकार दिया। जब कोई राजा कुछ करता है ना, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा होता है। वो सिस्टम बन जाती है, वो नियम बन जाता है। तो नीर क्षीर विवेक, ये शिवाजी की एक और विशेषता थी कि हमारे यहां इतिहास लेखन, ये काम इतिहास बनाते थे लोग, लेकिन इतिहास लिख के रखना, इसकी कोई यही नहीं थी, पद्धति नहीं थी। तो शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाले जो
गागा भट्ट थे, इन्होंने संन्यास लिया तो शिवाजी ने उनसे निवेदन किया कि आप संन्यास से वापस थोड़ा आइए, और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो संवाद हुआ था उस संवाद का भी संहतिकरण संपादन होना बाकी है, तो आप इसको कर सकते हैं कि आप इसको कीजिए और बाद में फिर जाइए संन्यास में। शिवाजी के कहने पर गागा भट्ट ने वो किया, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है शिवार को दया। तो इतना बड़ा शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में संवाद हुआ, वो सारा लिखा, उसको स्वीकार किया, लेकिन उन्हीं शंकराचार्यों का यह नियम था कि समुद्र के लांग नहीं जा सकते हैं, उसको स्वीकार नहीं किया। यानी जो वास्तव में अच्छा है, देश के लिए समाज के लिए आवश्यक है, उसको स्वीकार करना, जो नहीं है उसको छोड़ना। नीर क्षीर विवेक, यह शिवाजी की अपनी नीति थी। शिवाजी ने जो छोटी छोटी नावें बनाई और इन नावों के आधार पर वो लड़ाई लड़ते थे, तो उस समय पुर्तगालीज कहते थे और अंग्रेज कहते थे कि इंग्लिश पीपुल वुड नॉट बी स्लेव। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश फ्लीट्स रूल्स द वेव। है ना, अंग्रेज कभी गुलाम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी नावें और ये जो है ये तरंगों पे राज करती है, और वही पुर्तगालियों को हराने वाले अंग्रेज, उन अंग्रेजों को जो है बंबई से 12-13 किलोमीटर दूर खांदेरी उंदेरी की लड़ाई जो हुई थी, उसमें शिवाजी ने इन छोटी छोटी नावों से ही उनको परास्त किया था अंग्रेजों को। उस समय वहां के अंग्रेज के गवर्नर ने यह बात कही थी कि जब तक हमारे पास ये छोटी छोटी नावें, ये संगेशमरी पद्धति की नावें हमारे पास नहीं होगी, हम शिवाजी को जीत नहीं पाएंगे। तो ये विशेषता थी शिवाजी की। कमिटमेंट शिवाजी का कैसा रहता था, यानी जिसको एक बार शब्द दे दिया तो फिर कुछ भी हो जाए। है ना, आप सोच सकते हैं कि जब आगरा किले में कैद थे शिवाजी, आज मरेंगे या कल मरेंगे इनका कोई भरोसा नहीं, ऐसे समय मिर्जा राजा जयसिंह का लड़का राम सिंह, उससे शिवाजी ने 60,000 रुपए उधार लिए। तो 60,000 रुपए उधार लिए तो एक हुंडी, देखाड़ हुंडी कहते थे उसको, वो हुंडी लिख कर दी शिवाजी ने उसको। राम सिंह को भी ये पता था कि आज शिवाजी है, शायद कल या परसों इनकी हत्या हो जाएगी, ये तय था, औरंगजेब तय कर चुके थे। लेकिन शिवाजी की दी हुई हुंडी, ये फिर शिवाजी रहे या न रहे, इतना विश्वास था इस हुंडी के ऊपर। और राम सिंह जब जाते हैं राजगढ़ के ऊपर, रायगढ़ के ऊपर, और मोरोपंत जी को जब वो हुंडी देते हैं, तुरंत 60,000 रुपए उनको मिलते हैं वहां पर। उनको मालूम था शिवाजी बंद है, और बाद में शिवाजी वहां के आगरा के कैद खाने से भागते हैं वगैरह, वो घटना आपको मालूम है। लेकिन कमिटमेंट कैसा होता चाहिए, इसी प्रकार मैनेजमेंट करना, प्रशासक चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस, यह शिवाजी की एक और विशेषता थी। शिवाजी के सेनापति थे प्रतापराव गुर्जर, उनको बहलोल खान के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था। बहलोल खान को प्रतापराव ने पराजित किया, उसको बंदी बनाया, गिरफ्तार किया, लेकिन बहलोल खान फिर प्रतापराव के सामने हाय खाने लगे, भीख मांगने लगे जानकी। प्रतापराव को दया आई और उसको छोड़ दिया। शिवाजी को पता लगा, शिवाजी ने तुरंत पत्र लिखा प्रतापराव को, सल्ला काय निमित्त केला, है ना, तुमने सल्ला ये जो किया, समझौता किया, किस निमित्त किया? सेनापती म्हणवता आणि फक्त केली शिपाईगिरी, अपने आप को सेनापती कहलाते और केवल सिपाहीगिरी की। तब बहलोल खानास गर्देस मिळवल्या बिना आम्हास रायगडी तोंड न दाखवणे, जब तक तुम बहलोल खान को समाप्त नहीं कर दो तब तक मुझे रायगढ़ पे अपना मुंह मत दिखाना। कितना कठोर पत्र लिखा है प्रतापराव को। और ये प्रतापराव ये शिवाजी के बाएं हाथ रहा करते थे, सेनापति थे उसके, अत्यंत पराक्रमी और ऐसा प्रचंड व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। लेकिन उसको जब ये पत्र पढ़ा तो वो कितना सेंसिटिव था, कितना संवेदनशील था कि वो फिर रात ही रात में 7 सैनिकों के साथ में दौड़ पड़ा बहलोल खान की सेना के ऊपर। 10,000 की सेना के ऊपर ये पागल जैसा आदमी 7 घोड़ों के साथ दौड़ पड़ता है। 7 आदमी 10,000 की सेना के साथ कब तक लड़ेंगे? शहीद हो गए। शिवाजी को जो पता लगता है तो शिवाजी को बड़ा दुख होता है,
लेकिन एक प्रशासक कैसा होना चाहिए ये शिवाजी ने दिखा दिया था। लेकिन अब एक मित्र कैसा होना चाहिए, तो मैनेजमेंट विथ ह्यूमन फेस। किसी घर का यदि करता धरता यदि गुजर जाता है और उसके घर पे कोई यदि पुरुष वर्ग नहीं हो, अकेली लड़की हो, तो उस घर का क्या होता है हम आज भी समझ सकते हैं। उस समय क्या होता होगा। प्रताप राव की एक ही लड़की थी। शिवाजी स्वयं जाते हैं उनके घर पर और उसका हाथ मांगते हैं अपने बेटे के लिए। राजा राम के साथ उसका विवाह करके अपनी बहू बना लेते हैं। इसको कहते हैं मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस। एक मित्र के नाते मेरा कर्तव्य क्या है वो मैं करूंगा, और एक प्रशासक के नाते मेरा कर्तव्य क्या था वो शिवाजी ने किया। अफजल खान जब शिवाजी को मारने के लिए आते हैं तो यह तय था कि अफजल खान जैसे को लड़ना तय कठिन है, तो बहुत सारे सेनापति जो है शिवाजी के अच्छे अच्छे वो अफजल खान से जाके मिल रहे थे। एक खंडोजी खोपड़ा नाम का एक शिवाजी से जाके अफजल खान से मिल गया था। दुर्भाग्य से अफजल खान मारा जाता है और बाद में खंडोजी खोपड़ा फ्री हो जाता है। साल डेढ़ साल तक न इधर का रहा न उधर का रहा, घूमता फिरता है, छिपता फिरता है। वो खंडोजी खोपड़ा फिर वहां पर जो एक कान्होजी जेदे नाइक नाम के शिवाजी के जो सेनापति थे, उस नाइक के पास जाता है खंडोजी और कहता है कि नाइक मुझे बचा लीजिए। नाइक कहते हैं कि तू गया काहे के लिए वहां पर, मेरे से बड़ी गलती हुई। बोले गलती हुई ना तो अब जाओ तोप के सामने। नहीं नाइक मेरे को बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। नाइक एक बार मुझे बचा लीजिए। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले नाइक उनके लिए जिनका कोई अपराध नहीं है, मेरे बीबी बच्चों के लिए आप मुझे बचा लीजिए, उसका सुहाग बचा लीजिए। नाइक तुमने मेरी बीबी को अपना बहन माना है। अब जैसे ये दिया जाता है रेफरेंस तो नाइक बोलता है अच्छा ठीक है छुप के रहना, मैं बात करता हूं महाराज से। नाइक जाते हैं शिवाजी के पास में। जैसे ही नाइक जाते हैं तो शिवाजी बड़ा सम्मान करते थे नाइक का, उम्र में बड़े थे। अफजल खान की लड़ाई में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था नाइक का। आओ नाइक आओ बैठो। बोले महाराज एक विनंती है। क्या विनंती? बोले अपना वो खंडोजी का नाम लेते थे शिवाजी नाराज होते। खंडोजी बोले उसका नाम मत लो, उसके तो 4 टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। हाँ महाराज बात सही है, लेकिन अब बड़ा पछता रहा है, एक बार उसको माफ कर दीजिए। उसकी बीबी का जिनका कोई अपराध नहीं है उनका सुहाग बचा लीजिए आप, बस इतनी विनंती है, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। शिवाजी कहते ठीक है नाइक आपकी बात मान ली हमने। तुरंत नाइक जाते हैं खंडोजी से कहते हैं दरबार में हाजिर हो जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। वो जैसी हाजिर होते हैं तो शिवाजी खड़े हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है और तुरंत सैनिकों पकड़ लो इसको, इसका बायां हाथ और दायां पैर अभी कलम कर दो इसी वक्त। उसका बायां हाथ दायां पैर कलम कर दिया जाता है। दूसरे दिन नाइक फिर नाराज होके आते हैं। बोले आपने तो वचन दिया था। बोले नाइक आप हमारे लिए पिता के समान हैं। अफजल खान की लड़ाई आपके ही भरोसे हम जीतते हैं और ये स्वराज्य आपके ही भरोसे स्थापित होने वाला है। लेकिन एक बात बताओ, आपने कहा था उसकी बीबी का सुहाग बचा लो, हमने सुहाग उसका बचा लिया, तो बोले उसके हाथ पैर तोड़ दिए। बोले ये बताओ नाइक कि इतना बड़ा देशद्रोह करने के बाद में यदि उसको बिना सजा दिए छोड़ दिया जाएगा तो संदेश क्या जाएगा कि शिवाजी के राज में कितना भी बड़ा देशद्रोह किया जा सकता है, बस पहचान चाहिए। आज क्या होता है? आज यही होता है ना कि थोड़ी सी पहचान हो जाए, किसी नेता को फोन कर दिया तो तुरंत हाँ यार अपना आदमी है जरा छोड़ दो उसको, और छोड़ दिया जाता है। बोलो उसको शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, देशद्रोह की शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। आपके कहने से उसकी तो शिक्षा थी 4 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया जाए, लेकिन आपने कहा इसलिए उसकी जान बचा ली हमने। कुछ गलत किया नाइक हमने? नाइक भी समझदार थे, बोले नहीं नहीं महाराज आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं ही गलत रॉन्ग साइड था। आज के नेता नहीं समझ पाते इसको, कितना भी कह लो उसको। हम में कोई नेता होंगे तो क्षमा करना मेरे को। हाँ आप नेता नहीं है, मैं विवेक जी को विवेक जी मानता हूं, वो नेता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि कैसा निर्णय लेना। शिवाजी के उनके मामा थे मोहिते मामा, ये मोहिते मामा मुगलों का राज चलाते थे और गरीबों को लूटना और सब कुछ करता। वो सूचना आती है शिवाजी के पास में कि वो मोहिते मामा ऐसा ऐसा कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। शिवाजी शांत रहते हैं,
जीजा माता वहां खड़ी रहती है, बोले शिवा तुरंत उस मोहिते मामा को गिरफ्तार करो। तो एक सेन पंत कहते हैं कि आओ साहेब, रिश्ता बड़ा नाजुक है, वो महाराज के मामा हैं, आपके सौतन के भाई। तो जीजा माता एक ही कहती है बात कि पैसे का चस्का लगा हुआ इंसान और इंसान के खून का चस्का लगा हुआ शेर, इनकी दोनों की एक ही सजा होती है, इसको तुरंत तोप से उड़ा दिया जाए। दूसरे दिन मोहिते मामा के ऊपर आक्रमण होता है, मोहिते मामा को गिरफ्तार करके लाया जाता है और बाद में उनकी सारी संपत्ति जो है गरीबों में बांट दी जाती है। मामा हो या भांजा हो या दामाद हो, यदि देशद्रोह किया है, गलत काम किया है तो दंड का पात्र है। आज होता है क्या ऐसा? आज नहीं होता है। कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का लड़का है, कोई किसी की बहू है, कोई किसी का और नातेदार है। तो देश के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। ये शिवाजी की जगह थी। तो शिवाजी का बजटिंग चलता था, यानी दूरदृष्टि कैसी, विजन कैसा होना चाहिए कि शिवाजी की दृष्टि, बजट बनाते थे शिवाजी अपना 7.5 लाख रुपए का बजट उन्होंने किलों के लिए रखा। तो उनके बाकी जो अकाउंटेंट वगैरह थे, महाराज ये काय के लिए, इतना खर्चा काय के लिए? बोले आप इसको खर्चा मानते हैं, लेकिन मैं इसको भविष्य का विनिवेश मानता हूं, क्योंकि हर किले को इतना मजबूत बनाना कि वो किला कम से कम 1 साल के लिए दुश्मन से लड़ाई लड़ सकता है। उनको मालूम था शिवाजी को आज नहीं तो कल औरंगजेब जरूर आने वाला है, और उसको हमारे 300 किले हैं, इन 300 किले को जीतने के लिए, उसको एक किले को जीतने के लिए 1 साल लगेगा। 300 साल के अंदर उसकी उम्र गुजर जाएगी, वो यहां से वापस नहीं जा सकेगा। और इतिहास पढ़ेंगे तो हमको यही दिखता है कि शिवाजी के बाद औरंगजेब आया जरूर, लेकिन वापस नहीं गया। शिवाजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि सेना ये पेट के बल चलती है, सेना को पैसे की आवश्यकता रहती है, तो उस मामले में अपने को मजबूत बनाना और दुश्मन को कमजोर करना, यह शिवाजी की नीति थी। टाइम इज मनी। अब उस समय ये सारे अंग्रेजी कहावतें आज के समय बता रहा हूं मैं, लेकिन टाइम इज मनी। जिंजी का किला था एक, वो जिंजी के किलों को शिवाजी ने खरीद लिया 50,000 होन में। अब बड़ा आश्चर्य लगता है कि शिवाजी ने किला खरीदा, लेकिन शिवाजी कैलकुलेट करने लगे कि उस जिंजी के किले को जीतने के लिए हम यदि यहां से 2,000-4,000 की सेना लेकर जाते हैं, जाना आना, उनका रहना खाना पीना और 1 महीना वहां रहना है, और फिर लड़ाई लड़ना कितने इससे अच्छा है यदि किसी जोड़ तोड़ से 50,000 में किला मिल गया। शिवाजी ने खरीद लिया उसको, क्योंकि टाइम इज मनी, शिवाजी जानते थे। मटेरियल मैनेजमेंट कैसा रहता था शिवाजी का, कि आगरा किले में कैद थे, उसी समय सिंधु दुर्ग का निर्माण हो रहा था, और विश्वनाथ प्रभु नाम के आर्किटेक्ट वहां काम कर रहे थे। तो वो आर्किटेक्ट को पत्र लिखते हैं आगरा से, कैद खाने से, मालूम है कि अपने को अब मरना है यहां पर। वो आगरा उस विश्वनाथ प्रभु को पत्र लिखते हैं और क्या कहते हैं कि तुम ये जो सिंधु दुर्ग बना रहे हो, सिंधु दुर्ग आपने यदि देखा होगा कुछ लोगों ने, तो वो भी चारों तरफ समुद्र का घिरा हुआ है, और वो दुर्ग ऐसा है जिसने शिवाजी ने उसको बनाया है। तो शिवाजी ने कहा कि वो दुर्ग बनाते समय तुम जो रेत का उपयोग करोगे, ये रेत जो है इसको मीठे पानी में धो लेना जरूर। उस दुर्ग पे आप देखेंगे तो बीच में एक कुआं है, उसमें मीठा पानी है, क्योंकि खारे पानी की रेत जो है ये कमजोर होती है, किला हमारा बहुत समय तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसको मीठे पानी से 2-3 बार धोना और बाद में उपयोग करना। उसकी जड़ों में शीशा डालना। ये शीशा किससे खरीदना है? तो तुम अंग्रेजों से खरीदने वाले हो। ये अंग्रेज इतनी चतुर जात है कि आंखों का काजल भी चुरा लेगी तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, इसलिए जो वो शीशा दे रहे हैं इससे ठीक से तौल माप कर करना। ये सारा पत्र शिवाजी लिख रहे हैं, किसको? विश्वनाथ प्रभु को, जो किला बना रहे हैं। विचार कीजिए कि जो स्वयं जेल के अंदर है और शायद 2-4 दिनों के अंदर उनकी हत्या हो सकती है, शत्रु के बीच में है और कोई उनके साथ सैनिक नहीं है, ऐसे में उस व्यक्ति के हार्ट बीट कितने बढ़ते होंगे और दिमाग में क्या विचार आता होगा। शिवाजी लिख रहे हैं अपने विश्वनाथ प्रभु को कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये होना चाहिए।
तो इस प्रकार शिवाजी के जीवन की हम घटनाएं एक के बाद एक सुनाएंगे और आखिरी में हम देखते हैं कि शिवाजी ने शिल्लक कितनी रखी थी। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो शिल्लक बची थी 9 करोड़ रुपया, 360 किले, 2 लाख सेना और अनाज और कपड़े और इसका प्रचंड बहुत बड़ा भंडार। यानी जेम्स डगलस नाम का एक लेखक है, वो लेखक लिखता है, उसने लिखा है बुक ऑफ बॉम्बे में, उसने कहा है कि उसने शिवाजी के सारा वो देखा उसने और कहा कि इस आधार पर शिवाजी तो दुनिया से 3 साल तक सतत लड़ाई लड़ सकता है, इतना उन्होंने भंडार अपने आप बना रखा है। इसको कहते हैं श्री शिल्लक। और इसलिए अंग्रेजों के अंतिम मिलिट्री जो सेक्रेटरी थे फिलिप्स मेसर, उन्होंने पुस्तक लिखी आर्मीज इन इंडिया। वो सोच रहे थे, उन्होंने बहुत जब यहां से जाने की तय हो गया तो बाद में वो सोचते रहे कि आखिरकार हम अंग्रेज यहां पर शासन क्यों कर पाए, इतना बड़ा देश और उसके ऊपर मुट्ठी भर अंग्रेज शासन कर पाए। इसका कारण उन्होंने इतिहास में गए, एक उन्होंने गलती की। हमारे यहां इतिहास पढ़ना यानी एक मजाक माना जाता है कि इतिहास की जरूरत क्या है, इतिहास केवल परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने के लिए इतिहास का महत्व है। वास्तव में इतिहास का अपना एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। जो अपने इतिहास को नहीं पढ़ता वो आगे भविष्य में एक ऐतिहासिक चीज हो जाता है, वो एक म्यूजियम की चीज होता है। इसलिए हम सबको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए। और इसलिए शायद स्वदेश ने ये सारे कार्यक्रम रखे हैं। 350वां वर्ष हम मना रहे हैं जब आजादी का, तो फिलिप्स मेसर लिखता है आर्मीज इन इंडिया के अंदर कि मुझे केवल इस भारत के अंदर 3 लोगों ने प्रभावित किया है। तीसरे नंबर पर है अकबर, दूसरे नंबर पर है महाराजा रणजीत सिंह और पहले नंबर पर है शिवाजी। क्योंकि शिवाजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि सेना ये पेट के बल चलती है, सेना को जब तक उसका पेट नहीं भरेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। दूसरा, शिवाजी एकमात्र ऐसे थे जो वास्तविक राष्ट्रवाद क्या होता है इसको शिवाजी समझ सके थे। और तीसरी बात वो कहते थे कि यदि शिवाजी और 5 साल रह जाते तो शायद अंग्रेजों को यहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती। उसने कहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास में अंग्रेजों से 20 थे शिवाजी, लेकिन हमारे पास एक ही शिवाजी था। और अंग्रेजों के पास 19 थे, लेकिन 19 की बहुत बड़ी पंक्ति थी उनके पास में। और उसके कारण अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने में सफल हो गए। बोले शिवाजी 5 साल और टिकते तो हम इसमें पैर रखने के काबिल नहीं होते। और आज के समय में हम देखें, वीर सावरकर का नाम सुना है। वीर सावरकर के हीरो कौन थे? शिवाजी थे। इसलिए वीर सावरकर के बारे में आजकल बहुत मंदबुद्धि लोग हैं जो वीर सावरकर के बारे में ये देशद्रोही है, ये भगोड़ा है, ये तो माफी मांग के आया था। इतिहास नहीं मालूम होने के कारण सब कुछ होता है। सावरकर का इतिहास यदि हम पढ़ेंगे तो क्या था सावरकर? भारत की आजादी के लिए 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई थी, 1857 अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, उसका 50वां वर्ष मनाने के लिए उसी लंदन के अंदर सावरकर ने आयोजन किया था। अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर वहां पर अंग्रेजों के देश के अंदर और उन्हीं के राज्य में जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी 2007 के अंदर उसका सेलिब्रेट वहां किया था। आज के इन मंद बुद्धियों के बीच में ताकत है क्या कि पाकिस्तान में जाकर जरा 15 अगस्त मना लें? अरे पाकिस्तान तो दूर, हमारे भारत के अंदर भी 15 अगस्त मना नहीं पाते थे कश्मीर के अंदर, जो आज के नेतृत्व ने करके बता दिया है। तो सावरकर को समझना पड़ेगा हमको। सावरकर के जीवन की एक घटना है कि वो जेल में जब थे और उनको आदेश आता है कि आपको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अंडमान की जेल के बारे में ऐसी प्रचिति रहती थी कि वहां पर कोई भी कैदी 6 महीने से ज्यादा जीवित ही नहीं रहता था। या तो पागल होकर आत्महत्या कर लेता था या फिर बीमार होकर मर जाता था। अंग्रेजों को किसी को यदि मौत की सजा देना है बिना घोषणा किए तो उसको अंडमान की जेल में स्थानांतरित कर देते थे। सावरकर समझ गए कि अब अपनी मृत्यु निश्चित है, अंडमान जाना है, आदेश आया है, स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जाने की प्रोसेस चालू होने वाली है, तैयारी होने वाली है, अचानक संदेश आता है आपसे कोई मिलने आया है।
सावरकर सोचते हैं कि मेरे से मिलने कौन आया है। इस समय तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु हूं तो मैं सावरकर हूं, और मुझसे मिलने के लिए आया कौन, अपनी मौत बुला रहा है। सूचना आती है कि आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है। पत्नी का नाम सुनते ही सावरकर सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि जब से विवाह हुआ तब से या तो जेल में है या फरार है। पत्नी के साथ रहने का मौका नहीं मिला, और अंडमान जा रहे हैं तो अब मृत्यु निश्चित है। ऐसे में पत्नी सामने मिलने के लिए आ गई। कौन कौन से प्रश्न वो मेरे से पूछेगी, यही आपको करना था तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया, क्या उत्तर दूंगा मैं उसको। ये सब उदय सोच सोच में ही सामने पत्नी आकर खड़ी हो गई। कल्पना कीजिए, अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाइए, मैं वर्णन करता हूं। और ये प्रत्यक्ष संवाद है पति पत्नी के बीच में, किसी नाटक के लिए या भाषण के लिए या पुस्तक के लिए लिखा हुआ संवाद नहीं है, पिछली शताब्दी का ही है। एक तरफ पत्नी खड़ी है, एक तरफ सावरकर खड़े हैं, बीच में जेल की जाली है। पति को कैदी के वेश में देखा, हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, गले में लॉकेट लगा हुआ, उस पर लिखा है सजा प्रारंभ होने की तारीख 14 दिसंबर 1910, सजा समाप्त होने की तारीख 13 दिसंबर 1960। 1 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 50 साल की सजा। पत्नी देखती है पति को, उसके मन के अंदर विचार आने लगते हैं कि अब ये अंडमान जा रहे हैं, 6 महीने बाद सरकार मुझसे कहेगी कि आपके हस्बैंड की बॉडी ले जाइए। ये जो मेरे सामने मेरे जीवित पति दिख रहे हैं, 6 महीने बाद ये लेटे हुए आ जाएंगे और बॉडी बनकर आ जाएंगे। वो पत्नी रोने लगती है। सावरकर को समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं पत्नी को, कैसे सांत्वना दूं पत्नी को। रोने रोने में उसने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए सावरकर जी से कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने ये दंड दिया, आपको यदि यही करना था। सावरकर के पास उत्तर नहीं था। सावरकर शांत स्वर में अपनी पत्नी से पूछते हैं, वो माई के नाम से पुकारते थे। सावरकर कहते हैं, माई, पहचाना मुझे माई? मैं वही हूं माई जिनके साथ तुमने अग्नि के 7 फेरे लिए हैं। अंदर का प्राण वही है माई, बस ऊपर के वस्त्र बदले हैं मैंने। रो मत माई। प्रकृति का नियम याद करके देखो कि असंख्य दाने यदि प्राप्त करना है तो कुछ दानों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है न माई। मैं वही कर रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है न माई। एक पति अपने पत्नी से कह रहा है कि मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा हूं। सावरकर कहते हैं कि 4 लकड़ियां इकट्ठी करके 4 दीवारें बनाई जाए और उसमें बच्चों की भीड़ बढ़ाई जाए, इसी को यदि गृहस्थी कहना है तो ऐसी गृहस्थी तो पशु पक्षी चिड़िया कौवे सब करते हैं माई। हमको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी गृहस्थी करने का मौका दिया है, उसका एहसान मानो माई, रो मत। यदि आने वाले स्वतंत्र भारत के लाखों घरों में सोने का चूल्हा जलना चाहिए, ऐसा यदि तुमको लगता है वास्तव में, तो फिर कुछ लोगों को अपना चूल्हा अपने हाथ से फोड़ना पड़ता है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना माई। बाद में सावरकर हाथ जोड़ते हैं और माई को प्रणाम करते हैं, बोलना माई क्षमा करना मुझे माई, मेरे साथ तो रहने के लिए देशभक्ति थी, पर तुमको विरह के अलावा मैंने कुछ नहीं दिया माई, कुछ नहीं दिया। शादी के समय में तुमने कौन कौन सी उड़ानें भरी होगी, कौन कौन से मन के अंदर विचार किए होंगे, मैं क्या क्या करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। अब तुम क्या भगवान से प्रार्थना करोगी कि 7 जन्म तक ये पति चाहिए? 7 जन्म का दुख मैंने तुम्हें एक ही जन्म में दे दिया। तुरंत पत्नी नीचे बैठती है, पति के पैर छूती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप यदि सत्यवान के कुल में पैदा हुए हो तो मैं भी सावित्री जैसी तपस्या रखती हूं, यमराज के डाढ़ में से खींच के निकालने की ताकत है मेरी। 4 दीवारों की गृहस्थी करने वाले मैंने लाखों देखे हैं, लेकिन लाखों घरों की गृहस्थी अच्छी होना इसलिए अपनी गृहस्थी को अपने हाथ से आग लगा देने वाला पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे पति के रूप में दिया है। मैं क्यों बुरा मानूंगी? बस ये चरण देख के रख रही हूं, अगले जन्म चूकना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। कि देश के लिए, समाज के लिए कैसा नेतृत्व चाहिए। पिछले 70 साल के अंदर हमने बहुत नेतृत्व देख लिए,
आज के नेतृत्व से कुछ अपेक्षा है। जैसा यहां बताया जा रहा था कि आज 350वां वर्ष हम मना रहे हैं यहां पर और आज ही G20 हो रहा है। वे ही सावरकर दृष्टा थे, उनको दूर का दिख जाता था। 1910 के अंदर जब उनको सजा हुई, उन्होंने कहा कि उनको 50 साल की सजा, तुरंत मजिस्ट्रेट से कह दिया कि तुम्हारी 50 साल सरकार चलने वाली है क्या? 47 में सरकार चली गई। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था, लेकिन उसकी जो पद्धति थी, सावरकर ने कह दिया कि भारत छोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो आंदोलन होने वाला है। क्विट इंडिया नहीं, स्प्लिट इंडिया होने वाला है। भारत टूट गया था। 1965 के अंदर जब हम लड़ाई जीते पाकिस्तान के अंदर, 3 पत्र लगातार सावरकर ने शास्त्री जी को लिखे थे कि आप जीते हुए सेनापति हैं, आप मत जाइए मिलने के लिए। यदि शत्रु अपने समझौते के लिए बुला रहा है अपने टेबल पर, तो समझ लो उसके मन के अंदर कोई धोखा है, दगा है। आप जीते हुए सेनापति, शत्रु आएगा तुम्हारे पास में। लेकिन शास्त्री जी नहीं माने और गए और 4 कंधों पर वापस आए। सावरकर मन से बड़े दुखी होते थे, क्यों मैं जो बोलता हूं वो क्यों सत्य होता है? लेकिन बोले मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूं, और जो बोलता हूं वो सत्य हो जाता है। और यदि ये बात सही है तो 1966 के अंदर सावरकर ने ये बात कही थी मृत्यु के कुछ समय पहले कि यदि ये बात सही है तो मुझे आज और कुछ बातें बोलना है। कौन सी बात? बोले आने वाली शताब्दी ये संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने का काम ये भारतवर्ष करेगा। संपूर्ण विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा की जय जयकार होने वाली है। राज्य भले अलग रहे, लेकिन भारत को स्वीकार करेंगे लोग। और यदि हुआ तो मुझे दृष्टा कहना, और नहीं हुआ तो मुझे पागल कहना। आज हम देख रहे हैं देश भर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर देख रहे हैं। सावरकर ने कहा था कि भारत माता फिर से अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर 28 टापों से संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेगी और फिर से दुनिया को मार्गदर्शन करेगी। और ये आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर ही मंदबुद्धि लोग कुछ है जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और वही सनातन का विरोध करने लगते हैं। इस देश की पहचान है तो हिंदुत्व है, इस देश की पहचान है तो सनातन है, इस देश की पहचान है तो शिवाजी, इस देश की पहचान है तो राम और कृष्ण है। उसको गाली देने वाले ये लोग दुर्भाग्य से आज भी वही हिंदू ही है। ये देश का दुर्भाग्य था। मिर्जा राजा जयसिंह जो शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने निकला था, ये कुशवा घराने का एक लौह पुरुष था जयपुर का, कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा यह निर्णय करने की ताकत मिर्जा राजा की थी। एक समय ऐसा आ गया था कि दारा शिकोवा राजा बनेगा कि औरंगजेब। मिर्जा राजा औरंगजेब के सामने, वो अपने जीवन के 8वें वर्ष जो एक बार घुटने टेके औरंगजेब के सामने, जीवन के अंत तक करता रहा उसको। ऐसा मिर्जा राजा को शिवाजी को पकड़ने के लिए मिर्जा राजा को भेजा गया था। ये अपनी 55 साल की ढलती उम्र के अंदर अपना सारा रण कौशल लेकर मिर्जा राजा शिवाजी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और उस पकड़ने में मैं सफल हो जाऊं इसलिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान और अनेक प्रकार की पूजा और सब कुछ कर रहे हैं। इसको कहते हैं धार्मिक लोगों की अधर्म साधना। आज हमारे देश के अंदर मिर्जा राजाओं की कमी है क्या? उस समय तो एक मिर्जा राजा था, आज हमारे देश के अंदर असंख्य मिर्जा राजा हैं। कि 1947 के अंदर हुए इस भारत माता के विभाजन को पूरी तरह से भुलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए तुरंत सतत बिल्कुल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाले दुर्भाग्य से सारे कौन लोग हैं? ये हिंदू और वामपंथी जितने लोग हैं। ये हिंदू समाज को मिला हुआ एक अभिशाप है, और इसलिए हमको इतिहास को समझ लेना पड़ेगा, हमको शिवाजी को समझ लेना पड़ेगा। हम शिवाजी को भूल गए। वो फिलिप्स मेसर लिखता है कि चूंकि भारत के लोग शिवाजी को भूल गए इसलिए गुलाम बने। और आज समय ये निश्चित हम देख रहे हैं कि आगे आने वाला समय ये संपूर्ण भारत का ही शताब्दी होने वाली है। आवश्यकता संघर्ष होने वाला है आगे। ये वैचारिक संघर्ष चलेगा, शारीरिक संघर्ष चलेगा, सैद्धांतिक संघर्ष चलेगा, सब प्रकार के संघर्ष चलेंगे। एक बहुत बड़े युद्ध क्षेत्र में हम खड़े हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो कृष्ण ने कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय।
आदरणीय अनिल जी भाई साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी शुरुआत यहाँ से की थी अतुल जी को एड्रेस करते हुए कि कुछ किस्सों से कुछ हिस्से सुनाने पड़ेंगे। आप जब हिस्सों को इस सदन में साझा कर रहे थे तो मैं आपके भाषण के कुछ की पॉइंट पीछे बैठ के लिख रहा था, तो मुझे उसमें से जो बिंदु समझ आए वो राजनीति, दंड नीति, राजनय, प्रबंध शास्त्र, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सामरिक और युद्ध कौशल। ये देश जिसकी आपने चर्चा की, डिजरायली का अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन में विदेश के मैक्स वेबर और तमाम विदेशी विद्वानों को पढ़ के आगे बढ़ा, और ये जिस स्व का आपने यहाँ अभिव्यक्ति दी कि इतना सब कुछ हमारे पास मौजूद था 350 साल पहले, उस सब को आपने सजीव रूप में यहाँ पर अधोरेखित किया। ये सदन और स्वदेश ये अपेक्षा करता है कि इस सदन में बैठे हुए जितने भी महानुभाव हैं, आपके द्वारा जो विमर्श नीचे हस्तांतरित आज किया गया है वो कम से कम अपने अपने निजी परिवारों में विमर्श का हिस्सा बने और परिवारों से निकल कर के समाज में इस बात का जागरण सुनिश्चित हो, तो हमारे इस आयोजन को हम सार्थकता की श्रेणी में मानेंगे। मैं इससे पहले कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप सबका स्वदेश के संपादक चंद्रवेश पांडे जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले एक सूचना है जो मैंने पहले भी दोहराई थी। इस सभा मंडप के बाहर साहित्य भंडार का स्टॉल लगा हुआ है, स्वदेश का स्टॉल भी है। उस स्टॉल पर हमारे पूर्व प्रचारक स्वर्गीय चिट्टे जी और स्वर्गीय श्री तरानेकर जी के जीवन पर केंद्रित साहित्य उपलब्ध है। आप सबसे आग्रह है कि आप उसका अवलोकन करें और फिर अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो वह वहाँ उपलब्ध है। अब मैं स्वदेश ग्वालियर के संपादक श्री चंद्रवेश जी पांडे को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और इस मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का स्वदेश परिवार की ओर से आभार व्यक्त करें। आभार के तत्काल बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा, उसके बाद ये समारोह अपने समापन की ओर जाएगा। नमस्कार आप सभी को। आज का ये प्रेरक उद्बोधन शिवाजी के ऊपर, आप बहुत अल्प समय में ये कार्यक्रम हमने तैयार किया था और कम समय में आप सभी लोग बहुत आ गए यहाँ पर बड़ी संख्या में। विपरीत मौसम, परिस्थितियाँ विपरीत थी, मौसम भी अच्छा नहीं था, उसके बावजूद आप सब ने यहाँ भागीदारी की और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय हमारे मुख्य वक्ता अनिल जी ओक, उनका अखिल भारतीय प्रसार रहता है, प्रवास रहता है और वे भी हमारे बुलावे पर यहाँ आए, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक शेजवलकर जी, उनका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहता है, वे भी हमारे कार्यक्रम में आए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे समूह संपादक, प्रबंध संचालक आदरणीय जैन साहब, तरे साहब, सभी का मैं और आप सभी का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रगीत के लिए श्री पीयूष तांबे जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।
श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजेन्द्र कर करवाले अबला के लो माये तो बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रिधे तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तोमरै प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की भारत माता की भारत माता की क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगिराज श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की